नमस्कार, एबिस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देवभूमि मंथन का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की होम स्टे योजना की। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ होम स्टे योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना का साया अब होम स्टे योजना पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना के कारण जो सैलानी हैं उनका उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला पहले के मुकाबले कम हो गया है, जिसकी वजह से जो होम स्टे कारोबारी हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने होम स्टे योजना चलाई, जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 25% यानी 7.5 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 33% यानी या फिर 10 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया। धारचूला में कैलाश रोड पर नाभी गांव में होम स्टे का कारोबार साल 2017 में शुरू किया गया था, जिसका फायदा लोगों को साल 2019 तक खूब देखने को मिला। लेकिन अब कोरोना काल के कारण होम स्टे संचालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नाभी गांव में यहाँ 22 परिवार गांव के होम स्टे का संचालन सामूहिक रूप से करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण इन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद गांव के लोगों ने होम स्टे का संचालन अपने आप ही बंद कर दिया है, क्योंकि जो ये होम स्टे कारोबारी हैं उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। उनका जो कारोबार है वो घाटे में जा रहा है। दरअसल सैलानियों का आना यहाँ पर बंद हो चुका था और होम स्टे सालाना करीब 12 लाख के नुकसान में चला गया, जिसकी वजह से गांव के लोग दूसरे शहरों में रोजगार के लिए चले गए हैं और अब एक बार फिर गांव के ही एक शख्स ने होम स्टे संचालन का बीड़ा उठा लिया है। तो उत्तराखंड में सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि होम स्टे योजना के बाद जो सैलानी यहाँ पर आएंगे उन्हें पहाड़ की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। पहाड़ों पर लोग कैसे जीवन यापन करते हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल पाएगी। यहाँ की लोग संस्कृति से जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो रूबरू हो सकेंगे। तमाम जो सरकार की कवायदें थी सरकार की ओर से की गई, जो सरकार ने बीच बीच में कई बार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए, सैलानियों को भी होम स्टे खूब पसंद आ रहे थे, लेकिन तभी कोरोना काल का साया जो है वो होम स्टे पर पड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि पनपने से पहले ही जो होम स्टे की योजना है वो मुरझाती हुई नजर आई। अब उम्मीद करेंगे कि जब कोरोना काल खत्म होगा तो एक बार फिर से सैलानी उत्तराखंड का रुख करने लगेंगे और एक बार फिर से जो सरकार की होम स्टे योजना है वो परवान चढ़ती हुई नजर आएगी और जो कारोबारी हैं उन्हें अपने होम स्टे संचालन बंद नहीं करना पड़ेगा, दूसरे शहरों में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और होम स्टे कारोबार से ही उनका मुनाफा होगा। लेकिन उसके लिए कोरोना काल का खत्म होना जरूरी है और सैलानियों का बड़ी संख्या में उत्तराखंड की ओर करना भी बेहद जरूरी है। उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या कोरोना की वजह से होम स्टे जो कारोबार है या फिर जो योजना है इसके संचालन पर या फिर इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है, ये भी देखने वाला पहलू रहेगा। मेरा नाम मदन सिंह नबियाल, नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष नाभी, और मैं हमारे ग्राम पंचायत नाभी में पूरे 106 परिवार निवास करते हैं और वर्ष 2070 से पूर्व हमारे गांव से काफ़ी परिवार पलायन की ओर जा रहे थे। जैसे युवाएं है, बेरोजगार युवाएं है, हर सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर की ओर जाते थे। मगर वर्ष 2070 में हमें होम स्टे संचालन करने का मौका मिला था, जो जिस समय हमने पूरे 22 परिवारों ने अपने होम स्टे का संचालन शुरू किया, जिसमें 18 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन उस समय हो चुका था। मगर अब धीरे धीरे हमारे सारे ग्रामवासियों ने एक सामूहिक तौर से अपना होम स्टे संचालन करने का एक निर्णय लिया था और हमारे ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में और हमने सभी ग्रामवासियों से मिलकर इस होम स्टे संचालन को सफलता की ओर ले जाने के पूरे संकल्प लिया था। और धीरे धीरे वर्ष 2017 के 18 में जब पहुँचे तो हमारे वहाँ पे वर्ष 2070 में सिर्फ आदि कैलाश का एक होम स्टे होता था। मगर जिस तरह से हमारे गांव वालों ने मेहनत किया उसको देखते हुए जो हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम है उन्होंने हमको कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी स्टे करने का हमको मौका दिया था। वर्ष 2070 में ही 2 बैच में स्टे किया यहाँ पर। मेरा नाम मदन सिंह नबियाल। आपने आज तक साधु संतों या फिर महापुरुषों की समाधि के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ की समाधि के बारे में सुना है? जी हाँ, पेड़ की समाधि। दरअसल उत्तरकाशी में एक महावृक्ष की समाधि है जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में एक चीड़ महावृक्ष की समाधि है और इसे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने महावृक्ष की उपाधि दी थी। आपको बता दें कि साल 1997 में पर्यावरण मंत्रालय ने 60.65 मीटर ऊंचे चीड़ के इस पेड़ को महावृक्ष की उपाधि दी थी। हालांकि साल 2007 में आए एक तूफान में यह महावृक्ष टूट गया था, जिसके बाद वन विभाग ने इस महावृक्ष की टॉन्स नदी के किनारे समाधि बनाई थी और आज चीड़ के इस महावृक्ष की समाधि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि इस वृक्ष की उम्र 200 से ज्यादा साल बताई गई है। महावृक्ष के गिरने के बाद वन विभाग ने पेड़ के तनों के साथ ही इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों से समाधि बनाई। इसके अलावा समाधि के आसपास इको पार्क का निर्माण भी करवाया गया है। तो जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए ये एक कौतूहल का विषय है। लगातार जो लोग यहाँ पर जब पहली बार सुनते हैं कि एक पेड़ की समाधि है, तो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लोग इसमें दिलचस्पी भी दिखाते हैं, जिज्ञासा भी दिखाते हैं। और आपको बता दें, महापुरुषों साधु संतों की समाधियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन उत्तरकाशी में एक पेड़ की समाधि है और इस पेड़ को जो सरकार है उसने महावृक्ष की उपाधि भी दी थी। जो ये पेड़ है वो हालांकि 2007 में आए एक तूफान में टूट गया था, जिसके बाद जो वन विभाग है उसने इस पेड़ की समाधि जो है वो टॉन्स नदी के किनारे बनाई है। और आपको बता दें कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इसके बारे में बात जरूर करते हैं। घूमने आया हूँ मासू देवता के इधर, तो हमें बीच में ये चीड़ महासमाधि मिली है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था जो 2007 में ढह गया था। इसके आधे पीसेस FRI में भी रखे गए हैं देहरादून में। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और बिल्कुल टॉन्स नदी के बिल्कुल क्लोज में है, मतलब बिल्कुल साइड से टॉन्स नदी निकलती है। इसके रोड भी अच्छे हैं, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं क्योंकि नदी भी पास में और ये हर्सिल जैसा लुक देता है इधर ये पूरा, इसलिए अच्छा है। इसलिए टूरिस्ट लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। और जो मासू देवता है वो भी यहाँ पे बहुत पास में ही है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया है। इस मौके पर प्रदर्शनी के आयोजक समेत रानीपुर विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम में कम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज प्रदर्शनी में लगी सभी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदर्शनी के जरिए औद्योगिक इकाइयों की जानकारी के साथ जनता और इंडस्ट्री के लोगों को भी जानकारी मिलती है और ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। सतपाल महाराज ने कहा कि आज पूरे देश में सिडकुल में बनाए गए प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को अपने बीच में पाकर के जो ये लोग हैं वो काफी खुश नजर आए और प्रदर्शनी के आयोजन को लेकर के सतपाल महाराज ने यहाँ पर खुशी जताई। साफ तौर पर कहा कि वक्त आने पर समय समय पर ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उन्हें जानकारी मिल सके। साथ ही सिडकुल के प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सिडकुल के प्रोडक्ट हैं वो पूरे देश में बिक रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए भी एक गर्व की बात है। हालांकि कोरोना का साया भी इस प्रदर्शनी पर देखने को मिला। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से जो सरकार है वो लोगों को ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इस प्रदर्शनी में भी कम लोग मौजूद रहे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंत्री जी भी मास्क लगाए हुए यहाँ पर नजर आए। जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका भी साफ तौर पर पालन किया गया और जो लोग हैं वो इस प्रदर्शनी में कोरोना के कारण कम नजर आए हैं। ये अपने आप में जो यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हैं और क्या क्या वो बना रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेक इन इंडिया एंड मेक इन उत्तराखंड में क्या क्या बन रहा है, उन सब की यहाँ पर एक नुमाइश लगी हुई है। इससे मैं समझता हूँ कि जो विक्रेता हैं और बेचने वाले और ख़रीदने वाले उनका संवाद होता है और ये बहुत ज़रूरी है।
और ये लंबे अरसे तक लगनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट्स जो उत्तराखंड में बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब इस प्रकार का आयोजन हुआ था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा साहब हम बगल में जा कर के हमने ख़रीदा और यहाँ हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ संवाद बढ़ता है और इस इन्फॉर्मेशन की जो है वो बढ़ती है लोगों के बीच में और हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्सपो का होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है भारत में बने, मेक इन इंडिया, उसको ये पूरा करेगा। लगाते हैं, बट इस बार का आप देखेंगे जो डिफरेंस है बाकी हर साल का जो एक्सपो होता है थोड़ा डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चेंज हुई है, डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी चेंज हुआ है। इस बार हमारा जो मेन थीम है वो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सपोर्ट किया जाए। आप देखेंगे सपोर्ट के जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे रेलवे का भी एक काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है और किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए, इसमें हमने काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया है। दूसरा हमारा जो एम्फेसिस है इसमें कोविड के बाद जो लोग भी राज्यों में वापस लौटे हैं उनके लिए किस तरह से रोज़गार की व्यवस्था की जाए और लोकल लेवल पर उद्योगों को कैसे डेवलप किया जाए। तो आप देखेंगे कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है। तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट से जो हो सकती है वो क्या योजनाएं हैं, उद्योग सुविधा केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र है, इन सब के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। खबर हरिद्वार से है जहां मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी यूपी से हुई है। तो हरिद्वार में मासूम के साथ रेप और हत्या मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी राजीव की गिरफ्तारी यूपी के सुल्तानपुर से हुई है। आरोपी राजीव पिछले 7 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामले को लेकर डीसीपी ने टीम का गठन किया था, जिसके बाद मंगलौर सीओ अभय कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी से पहले उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के भाई से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद अब आरोपी को यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो दुष्कर्म और हत्या मामले का यहाँ पर खुलासा हो गया है। जो आरोपी है उसके भाई की पहले गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अब जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरिद्वार में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर के लगातार सियासत भी परवान चढ़ रही थी, लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसका अब पुलिस ने जवाब दे दिया है। उम्मीद करेंगे कि इस घटना के बाद जो दुष्कर्म के मामले हैं उन पर लगाम लगेगी। जो बदमाश है उन पर, उनकी तरफ जो है साफ संदेश जाएगा कि अगर बदमाशों ने ऐसी किसी भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। खबर नई टिहरी से है, जहां पर युवा कल्याण विभाग ने युवा कल्याण महोत्सव का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस महोत्सव के जरिए जो पहाड़ों के छोटे बच्चे हैं उन्हें एक मंच मिलेगा, जिसके जरिए वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दुनिया के सामने दिखा सकेंगे। नई टिहरी में युवा कल्याण विभाग ने जिला स्तरीय युवा कल्याण महोत्सव का आयोजन किया है। युवा कल्याण अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। युवा प्रतिभाओं को इस आयोजन के जरिए एक मंच मिलेगा। युवा कल्याण विभाग ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। युवा कल्याण अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम पहले ब्लॉक स्तर पर किया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए युवा प्रतिभाओं के लिए मंच प्रदान किया गया है। लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजयी प्रतिभागियों को विभाग सम्मानित करेगा। वहीं जो बच्चे फर्स्ट आएंगे वे 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। युवा कल्याण महोत्सव के मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, मुख्य विकास अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। कल्याण महोत्सव में जो पहाड़ की सेहत है उसकी हमें छटा
जो छात्राएं हैं वो नृत्य करते हुए नजर यहाँ पर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो पहाड़ी संस्कृति है उसको यहाँ पर एक मंच मिला है, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी एक मंच से कम ये नहीं है, क्योंकि जो बच्चे दूर सुदूर गांव में रहते हैं उन्हें एक मंच की आवश्यकता होती है और ऐसे मंच उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। और युवा कल्याण विभाग की ये सराहनीय पहल यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि पहले जो ये आयोजन होते थे वो ब्लॉक लेवल पर होते थे, ब्लॉक स्तर पर इस तरह के आयोजनों को किया जाता था, लेकिन कोरोना काल के कारण शासन के आदेश के बाद अब ये जो आयोजन है वो जिला स्तर पर हो रहे हैं, जिसमें दूर सुदूर गांव से भी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसकी झलक भी खूब देखने को मिलती है। जो उत्तराखंड की लोक कला है, लोक परंपरा है, जिसमें लोगों की आस्था है, वो भी यहाँ पर खूब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो छात्र यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं पहला पायदान हासिल करेंगे उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा को एक अलग पहचान दिलाने का मौका मिलेगा। राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होंगी उनमें वे शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग ने एक मंच दिया है। युवा कल्याण महोत्सव के जरिए ये मंच प्रदान किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करते हुए नजर आए हैं। खंड स्तर पर आयोजित करते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण ये शासन से ये निर्देशित किया गया कि हम सीधे इसको जनपद स्तर पर आयोजित करेंगे। विकास खंड की युवा प्रतिभाएं जो कि कल्चरल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसमें लोकगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, इन विधाओं को रखा गया है। तो आज हमारे पास पूरे जनपद से हमारी बालक और बालिकाएं इस प्रतिस्पर्धा में आई हैं। ये यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्लेस पाएंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें सरकार के द्वारा आने जाने का मार्ग, व्यय, भोजन, रहने की व्यवस्था, ये सब सरकारी वहन करेगा। युवा कल्याण विभाग चूँकि इसका आयोजक है, इसके बाद जो बच्चे फर्स्ट प्लेस पाएंगे वो प्रदेश स्तर पर हमारे 30 दिसंबर से और 4 जनवरी तक आयोजित किया जाना है प्रदेश स्तरीय युवा महोत्सव। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमें वहां प्रतिभाग करेंगी। उसमें भी संपूर्ण जो उनका व्यय होगा आने जाने का, रहने का और खाने आदि पे, वो सब विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि यहां पर गर्जिया जोन का उद्घाटन हो गया है। आपको बता दें कि वन मंत्री हरक सिंह रावत ने गर्जिया जोन का उद्घाटन कर दिया है। तो कॉर्बेट रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानी गर्जिया जोन में भी सैर सपाटा और वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। शनिवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस नए जोन का उद्घाटन किया। वन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जोन में जिप्सियों को भेजा और वन कर्मियों ने सैलानियों का मुंह मीठा कराया। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक साल में 2 नए पर्यटन जोन खोले गए हैं, जिसमें एक पाखरो जोन है, जबकि गर्जिया जोन का भी अब वन मंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। गर्जिया पर्यटन जोन 5000 हेक्टेयर में बसा है। कॉर्बेट प्रशासन इसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला की तरह देख रहा है और ढिकाला जोन की तरह मिनी ढिकाला जोन मान रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि गर्जिया जोन की देश विदेश में लोकप्रियता बढ़ेगी। बता दें कि नए पर्यटन जोन में देश में पहली बार 7 महिला गाइडों की भर्ती भी हुई है, जो पर्यटकों को भ्रमण कराती हुई नजर आएंगी। तो रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब नए जोन का उद्घाटन हो गया है। वन मंत्री ने गर्जिया जोन का उद्घाटन कर दिया है, जो कि निश्चित तौर पर जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब जो सैलानी हैं वो गर्जिया जोन में भी सैर सपाटा कर सकेंगे और जो यहाँ पर वन्य जीव हैं उनका दीदार वो यहाँ पर कर सकेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये सौगात सैलानियों को दी है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं पर्यटन के जो अध्याय हैं उसमें एक और नया चैप्टर जुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ रामनगर के लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी
यहाँ के होटल व्यवसाय, यहाँ के गाइड, यहाँ के जो चालक हैं, जिप्सी चालक हैं, उन सब की बहुत बड़ी मांग थी। और माननीय विधायक जी दीवान सिंह जी ने भी, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लंबे समय से मांग मुझसे कर रहे थे कि ये गेट खुलना चाहिए। और इससे निश्चित रूप से रामनगर में, क्योंकि ढेकाला में सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो झरना गेट है, दूसरे गेट हैं, सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये नया गेट खुलेगा तो इससे निश्चित रूप से और बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ और बहुत अच्छा इससे टूरिज्म को ये फ़ायदा होगा। आज आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह 30 जिप्सियाँ सुबह जाएंगी, 30 जिप्सियाँ शाम को जाएंगी, तो एवरेज 60 लोगों को तो केवल चालक के रूप में, और जो उनके जिप्सी स्वामी उनको रोज़गार मिल गया, जो 60 गाइड इन जिप्सियों में जाएंगे उनको रोज़गार मिल गया। देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।